पिछले शॉर्ट स्टोरी के पार्ट्स में आपने देखा होगा कि एक मधुलिका नाम की खूबसूरत युवती रोज एक वृद्ध आदमी के झोपड़ी में आती है, उसके घर के छोटे मोटे काम करती है, उससे बातें करती हैं और पैर दबाकर उसकी सेवा करती है। मध्य रात्रि में एक नन्हे बच्चे को भी संभालती हैं। पर भोर होते ही वह वहां से बिना कुछ कहे ही चले जाया करती हैं। लेकिन आज उसे आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। वह धीरे धीरे मध्य रात्रि के अंधेरे में झोपड़ी की ओर बढ़ रही होती है और जब वह उस झोपड़ी के अंदर पहुंचती है तो वह देखती हैं कि वहां वह वृद्ध तो नहीं था, पर इस राज्य का राजा सोमदत्त वर्मन बैठा था, जो काफी प्रतापी व लोकप्रिय राजा था और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। झोपड़ी के अंदर राजा अकेला गहरी सोच में बैठा था और जैसे वह मधुलिका को देखता है, वह आश्चर्य और उलझन भाव से मधुलिका से कहता है, रानी, तुम इतनी साधारण वेशभूषा में क्यों हो और मैं इस सुनसान सी झोपड़ी में कैसे आ गया? हम दोनों तो जंगल में शिकार पर निकले थे। मधुलिका चुप खड़ी रहती है, उसकी आंखें झुकी रहती हैं और झोपड़ी में एक अनकही चुप्पी फैल जाती है। और फिर मधुलिका, जो एक रानी थी, उसे वह दृश्य स्मरण कराती है जिसमें राजा चांदनी रात में धनुष ताने खड़ा है। सामने खूंखार व्याघ्र और पास ही बूढ़ा हिरण था। व्याघ्र उस हिरण को पकड़कर मारने ही वाला था। राजा तीर चलाता है, पर किस्मत का खेल, तीर गलती से हिरण को लग जाता है और वह मर जाता है। पास थोड़ा दूर खड़ी उस बूढ़े हिरण की सहभागिनी हिरनी और उसका नन्हा शावक यह देख शोकग्रस्त हो जाते हैं। जंगल में दुख और पश्चाताप का माहौल सा हो जाता है। अचानक हिरनी की आत्मा दिव्य प्रकाश में बदलती है और कहती है, हे राजन, जैसे तुमने मुझे और मेरे शावक को अनाथ किया, उसी प्रकार तुम भी अनाथ हो जाओगे। दिन के 2/3 भाग में वृद्ध और 1/4 भाग में अबोध नन्हा बालक बनोगे और बालक तुम ठीक मध्य रात्रि में उसी समय बनोगे जिस समय तुमने मेरे साथी हिरण को मारा है, और यह अवस्था भोर होने तक बनी रहेगी। बचे दिन की अवधि में तुम वृद्ध बने रहोगे। स्मृति खो जाएगी, तुम्हें तुम्हारी इस समय की कोई अवस्था याद नहीं रहेगी और अगर कोई तुम्हारी मदद करेगा तो उसके साथ साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। जंगल कांप उठता है, चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। इसी के साथ हिरनी अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। राजा का चेहरा भय और पछतावे से भर जाता है। रानी मधुमती, जो कि वह युवती मधुलिका ही थी, झुककर हिरनी से प्रार्थना करती है, हे माता हिरनी, श्राप वापस लीजिए। राजा ने आपको हानि नहीं पहुंचाई, वे तो आपके बूढ़े पति की उस खूंखार व्याघ्र से रक्षा करना चाहते थे। गलती से व्याघ्र के जगह तीर आपके पति को लग गया। हिरनी की आंखों में नरमी आती है। मैं पूरा श्राप नहीं हटा सकती, पर इसका प्रभाव कम कर सकती हूँ। फिर वह हिरनी कहती है कि 1 वर्ष तक इस श्राप का असर रहेगा और संध्या से भोर तक तुम उसकी सहायता कर सकती हो। जंगल की धुंध सुनहरी और शांत हो जाती है, मानो क्षमा और दया का प्रतीक सी हो। हिरनी व उसका शावक वहां से चले जाते हैं। यह बताते बताते रानी मधुवती राजा सोमदत्त को देखती है, जो उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब भोर की हल्की हल्की रोशनी झोपड़ी में पड़ रही थी और धीरे धीरे राजा की पूर्ण स्मृति वापस आने लगी थी। मधुमती यह देख मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से भर आए थे, जैसे खुशी के आंसू बहने के लिए आतुर हो। उसे दीवार पर हिरनी की हल्की छाया दिखती है, जैसे क्षमा का संकेत हो। झोपड़ी अब शांत और सुरक्षित लग रही है। राजा और रानी झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, अपनी भव्य राजमहल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की पहली किरण पहाड़ों और धुंध पर फैल रही है। ग्रामीण राजा व रानी को देख सम्मान में झुकते हैं, पक्षी जैसे मंगल गीत गाते हुए उड़ रहे हो। अब राजा और रानी के चेहरे पर संतोष और शांति की चमक है। श्राप समाप्त, न्याय और दया कायम। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी और बिना सटीकता में लिए निर्णय, भले ही नेक हो, दुख ला सकते हैं। सही निर्णय शांति और धैर्य से ही लिया जा सकता है और संयम और धैर्य से ही कठिन परिस्थितियों का सामना भी किया जा सकता है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज़ से
कम समय में अधिक व सटीक खबरों व रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज़ को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ खबरों की खबर व कहानियों की कहानी जानने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।